इतने सारे लोगों को दवाइयां मुहैया नहीं करा पाए, अस्पताल में बेड नहीं मिले, घर में पलंग पे दम तोड़ दिए, तब इनके आंसू निकल करके नहीं आए। तो ऐसा कौन सा आदमी होगा। और ये देखिए ना, पहले इनको पता था मुझे रोना है, मास्क था ही नहीं। वैसे हवाई जहाज की बंद हवाई जहाज में मास्क लगा लिया बंदे ने, और कल जब रोने के लिए आए तो मास्क ही नहीं है, क्योंकि इनको पता है अभी रोऊंगा तो दाढ़ी तक आंसू लोगों को नजर आने चाहिए। तो ऐसे आदमी से आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि वो देश का भला करेगा। आज देश को कमजोर दिखाने में तो मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ते। न्यूयॉर्क टाइम के अखबार के फ्रंट पेज पे एक मगरमच्छ बनाया, दांत निकल रहे हैं और साथ में आंसू निकल रहे हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम की खबर साथ में लगाना, आप ये देखो विदेशों तक में तो ये बेइज्जती करवा रहे हैं मगरमच्छ बन करके। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मोदी जी देश का भला करेंगे। इनके आंसू भी झूठी हैं, इनकी नीतियां भी झूठी हैं। उनको पहले से ही मतलब प्रमोट करने का काम करते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग निकल गए, जैसे राजनीति तिवारी का सुनने में आया, हमें नहीं पता वो सच है झूठ है, अब वो बताया जा रहा है वो भी निकल लिए हैं। तो ऐसे बहुत सारे बंदे जो इनकी अंधभक्ति पूरी अपने सर पे चढ़ा करके घूमते थे, ऐसे बहुत बंदे निकल गए। तो सोशल मीडिया पे जो इनका काम करने वाले लोग थे, उनमें से कई लोग इस महामारी में निकल गए। तो आज मोदी जी का मतलब यहाँ पर उन्हीं से है, वरना हमारे लोग से मतलब तो देश से होना चाहिए। आज इतने सारे देश में लोग मर गए, जो बुजुर्ग रहे हैं, बड़े रहे हैं, वो हमेशा कहते थे बेटा औरतों के आंसुओं पे नहीं जाना चाहिए, वो बड़े घड़ियाली होते हैं। औरत 100 कर्म कर लेगी, उसके बाद अगर आंसू बहा देगी तो आदमी माफ कर देता है। ऐसी औरतों के आंसुओं पे नहीं जाना चाहिए, ऐसी मोदी जी के आंसुओं पे नहीं जाना चाहिए। इनके आंसुओं की कोई कीमत नहीं है, इनके आंसू जो बिल्कुल बहते हुए पानी की तरह हैं। सर, पंजाब में किसानों ने आरएसएस का एक प्रोग्राम चल रहा था, बंद करवा दिया। कहा कि कृषि कानून जब तक वापस नहीं होगा तुम्हारा कोई भी मतलब प्रोग्राम नहीं होने देंगे। तो अब आरएसएस का क्यों विरोध शुरू हो गया? देखिए, आरएसएस का विरोध तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी किया था, आपको पता होगा, उन पे बैन करने की बात की थी। तो आज की डेट में जिस वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति गुजरात में बना करके ये 30 मार खान बनते हैं, उस वल्लभ भाई पटेल के द्वारा आरएसएस को बैन किया गया था। आप ये बात बताइए। तो आरएसएस तो एक ऐसी संस्था है जिसका बैन होना देश के लिए बहुत बड़ी शांति का प्रतीक होगा, क्योंकि आज हर गली में उनके संगठन के लोग रहते हैं। हर जगह दंगे भड़काने के लिए इनको सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है। हम किसी भी आरएसएस के बंदे को अगर उठा लेंगे तो उनकी सोच में सिर्फ मुस्लिम विरोधी सोच होती है। तो ऐसे लोगों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो भाईचारे के लिए काम करेंगे। और इनका विरोध करना बीजेपी का विरोध करना है, क्योंकि आज एक बात बताइए, इनके जो प्रमुख हैं उनको इतनी बड़ी सिक्योरिटी दे रखी है, उनको इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ ब्लैक कमांडो दे रखी हैं, वो कौन है देश के? आप ये बात पूछिए ना। आरएसएस के जो आज की डेट में संस्थापक हैं, जो उनका प्रमुख बन के बैठे हुए हैं, उनको इतनी सुरक्षा देने की क्या जरूरत है? क्या उनका योगदान है देश के अंदर? तो आज यही बात समझने की जरूरत है कि आरएसएस का विरोध करने का मतलब यहाँ पर यही है कि हम इनडायरेक्टली बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को चलाने वाले ही आरएसएस वाले हैं। पीएम मोदी के आंसू लोगों को घड़ियाली आंसू भी लग रहे हैं। यार देखिए, आज छोटी सी बात समझिए, चील कौवे नोच नोच के खा गए लाशों में गंगा के। ये गंगा का लाल एक बार वहाँ नहीं गया। कूड़ा करकट उठाने के लिए, फोटो सेशन कराने के लिए कैमरा लेकर के हर जगह पहुंच जाते हैं। हवाई जहाज से झांक रहे हैं टोकते को कि देखो इस तूफान में कितनी हाहाकार मची है, और हाथ में जीपीएस पकड़ा हुआ, हाथ में मैप पकड़ा हुआ, फिर भी नीचे झांक रहे हैं। ऐसा आदमी आपको कहीं मिलेगा? ऐसा प्राणी हाथ में मैप लेने के बाद ये हर गली को ढूंढ रहे हैं, गुजरात की कौन सी गली में कहाँ पे लाशें पड़ी होंगी, कहाँ पे लोग डूब रहे होंगे। तो आप एक छोटी सी बात समझ के देखिए कि ये सब चीज़ें जो होती हैं प्रोजेक्टेड होती हैं। मोदी जी के सारे कर्म जो होते हैं वो प्रोजेक्टेड होते हैं, पहले से प्री प्लान्ड होते हैं। और इनके आंसू घड़ियाली क्यों नहीं लगेंगे? जब देश में महामारी अपनी चरम सीमा पर थी, इनको बंगाल इलेक्शन की पड़ी थी, तब इनको लोगों का दर्द याद नहीं आया, जब इनको तकलीफ याद नहीं आई। आज इतने सारे लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए, इतने सारे लोगों को दवाइयां मुहैया नहीं करा पाए, अस्पताल में बेड नहीं मिले, घर में पलंग पे दम तोड़ दिए, तब इनके आंसू निकल करके नहीं आए। तो ऐसा कौन सा आदमी होगा। और ये देखिए ना, पहले इनको पता था मुझे रोना है, मास्क था ही नहीं। वैसे हवाई जहाज की बंद हवाई जहाज में मास्क लगा लिया बंदे ने, और कल जब रोने के लिए आए तो मास्क ही नहीं है, क्योंकि इनको पता है अभी रोऊंगा तो दाढ़ी तक आंसू लोगों को नजर आने चाहिए। तो ऐसे आदमी से आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि वो देश का भला करेगा। ये आंसू घड़ियाली हैं, और ये बिल्कुल जो है उसकी हिटलर की कॉपी है। हिटलर भी समय समय पे यही करता था, जब उसको लगता था कि पब्लिक मेरे से विरोध में जा रही है तो रोना धोना कर देना। एक बात बताओ, देश का एक इतना बड़ा प्रमुख आदमी, प्रधानमंत्री जब रोता है तो क्या देश कमजोर नहीं दिखता? आज देश को कमजोर दिखाने में तो मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ते। न्यूयॉर्क टाइम के अखबार के फ्रंट पेज पे एक मगरमच्छ बनाया, दांत निकल रहे हैं और साथ में आंसू निकल रहे हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम की खबर साथ में लगाना, आप ये देखो विदेशों तक में तो ये बेइज्जती करवा रहे हैं मगरमच्छ बन करके। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मोदी जी देश का भला करेंगे। इनके आंसू भी झूठी हैं, इनकी नीतियां भी झूठी हैं। अच्छा, मोदी जी रोते हुए कह रहे हैं कि हमारे लोग मर रहे हैं। हाँ, उसमें हमारे लोग कौन है? देशवासी है कि नहीं? आजकल इनके कुछ बंदे ऐसे थे, कुछ नेता ऐसे थे जो इनको बहुत सपोर्ट करते थे।
आज बहुत से अंधभक्त ऐसे थे जो मोदी जी की खिलाफत करते थे, उनको पहले से ही मतलब प्रमोट करने का काम करते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग निकल गए। जैसे रागनी तिवारी का सुनने में आया, हमें नहीं पता वो सच है झूठ है, अब वो बताया जा रहा है वो भी निकल ली हैं। तो ऐसे बहुत सारे बंदे जो इनकी अंधभक्ति पूरी अपने सर पे चढ़ा करके घूमते थे, ऐसे बहुत बंदे निकल गए। तो सोशल मीडिया पे जो इनका काम करने वाले लोग थे, उनमें से कई लोग इस महामारी में निकल गए। तो आज मोदी जी का मतलब यहाँ पर उन्हीं से है, वरना हमारे लोग से मतलब तो देश से होना चाहिए। आज इतने सारे देश में लोग मर गए। आप एक बात बताइए, मेरे को बड़ी शर्म आई कल ये देखते हुए कि राजीव गांधी जी आज देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। आप एक बात बताइए, उनको श्रद्धांजलि किसी भी बीजेपी वाले ने और आम आदमी पार्टी वाले ने या किसी अन्य दल के नेता ने, बड़े नेता ने या उनके कार्यकर्ताओं ने नहीं दी? फेसबुक पे एक श्रद्धांजलि नहीं दी गई। आज एक बात बताइए, क्या यही नैतिकता होती है? क्या यही संस्कृति होती है? क्या कोई प्रधानमंत्री किसी पार्टी का होता है? मतलब राजीव गांधी जी अगर कांग्रेस के थे तो क्या ये उनको सम्मान नहीं देंगे? एक भारत रत्न पाने वाले प्रधानमंत्री को सम्मान देने में इतनी बड़ी कमी, इतनी बड़ी चूक, उस पर कोई सवाल नहीं करता। आप ये बात बताइए। तो ऐसे लोगों से आप उम्मीद कर सकते हो जो हमारे देश के एक जो प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने श्रद्धांजलि दी है, जिन्होंने देश को अपने प्राण त्याग दिए, अपना लहू पूरा मिट्टी में मिला दिया लोगों के लिए, जिनके चिचड़े तक उड़ गए, ये उनको सम्मान नहीं दे सकते। आप ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करोगे ये किसी के लिए श्रद्धांजलि देंगे, सम्मान देंगे? अपने लोगों का मतलब इनका उन्हीं से है जो सिर्फ और सिर्फ इनके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, बस। भाजपा के सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी, वो बोल रहे हैं कि सरकार ना अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी लेती है, ना बॉर्डर की और ना कोरोना के मौतों की। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी इनके एकमात्र ऐसे नेता हैं जो मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ। एक नितिन गडकरी साहब हैं जो खुल के बोलते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी को एक सही मायने में वित्त मंत्री होना चाहिए था। जब अरुण जेटली को बनाया गया था, उस बंदे के अंदर फाइनेंस की बहुत समझ है, शायद उसको वित्त मंत्री बनाया गया होता। आज निर्मला सीतारमण को बना रखा है, अगर उनको बनाते तो शायद वो अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से चला सकते थे। इनके कार्यकाल में रघुराम रंजन जी जो हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। आप ये बात बताइए, क्योंकि इनको पता है कि अर्थव्यवस्था डबोनी कैसे है, चलानी कैसे, ये लोग नहीं जानते। आज बांग्लादेश से हमारा रुपया नीचे जा चुका है, आज इतने छोटे छोटे देश हमसे ऊपर उठ चुके हैं, तो काहे का विश्व गुरु हम लोग बन के बैठे हैं। तो आज की डेट में सुब्रमण्यम स्वामी जो बोलते हैं, अगर ये उनकी 2% बात भी अप्लाई कर लें तो शायद अर्थव्यवस्था ट्रैक पे आ जाए। वरना अर्थव्यवस्था को तो मोदी जी ने गड्ढा खोद करके, जैसे ट्यूबवेल खोदते हैं उसके नीचे कितना गहरा होता है ना, ऐसी अर्थव्यवस्था बहुत नीचे जा चुकी है। अच्छा, एक बात है, लोग कह रहे हैं हमें पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, रोता हुआ नहीं चाहिए। देखते हैं। देखिए, ये लोगों के ऊपर मत जाओ आप, ये तो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो ऐसी बात रखते हैं, वरना पूरा हिंदुस्तान भी आज भी मोदी जी के आंसुओं में समर्थन करने वाला है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, हमारे देश के अंदर यही तो कमी है। आज कहते थे हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं, बड़े रहे हैं, वो हमेशा कहते थे बेटा औरतों के आंसुओं पे नहीं जाना चाहिए, वो बड़े घड़ियाली होते हैं। औरत 100 कर्म कर लेगी, उसके बाद अगर आंसू बहा देगी तो आदमी माफ़ कर देता है। ऐसी औरतों के आंसुओं पे नहीं जाना चाहिए, ऐसी मोदी जी के आंसुओं पे नहीं जाना चाहिए। इनके आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। इनके आंसू जो बिल्कुल बहते हुए पानी की तरह हैं, समझ रहे हो बात, उनका मोल सिर्फ अंधभक्त जानते हैं, पढ़ा लिखा समझदार आदमी नहीं जानता। और पढ़े लिखे लोग हमारे देश में कभी भी राज नहीं कर सकते। आज भी लोग हमारे देश में, आप सोशल मीडिया पे सुनने वालों को सुन लो, आज हम ही क्यों ना हो। मैं कहता हूँ, अगर मेरे को लोग बोलते हैं कि भाई इसको तो नेता होना चाहिए, तो मेरी बाकी काम भी तो देखो। खाली बोलने की कला से मुझे नेता बना देते हो आप लोग। आज बहुत सारे सोशल मीडिया पे प्रवक्ता बने घूमते हैं, उनको लोग कहते हैं भाई मैं बड़े गढ़ से। अबे बोलने की कला से आप नेता ताक लोगे? जमीन पे कितना काम करता है आदमी, उसको नेता बनना चाहिए ना। आज मोदी जी की बोलने की कला पे लोग कायल हो जाते हैं, उस पर कायल होकर बोलते हैं भैया नेता हो तो ऐसा हो। अगर ऐसे मोदी जी बोलने वाले नेता हैं तो हिंदुस्तान की आप झुग्गियों में चले जाओ, काली बस्तियों में चले जाओ, आपको वहाँ पे औरतें भी चपड़ चपड़ करती नजर आ जाएंगी, आदमी भी कपड़े फाड़ के लड़ने वाले दिख जाएंगे। तो ऐसे तो उनको भी उठा के प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। बोलने की कला थोड़ी ना होती है। आज राहुल गांधी जी हैं, मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ। आज मैं कहता हूँ उस बंदे को प्रधानमंत्री बनना चाहिए बिल्कुल अपने कार्यकाल में। क्यों? वो बंदा सोच समझ के बात करता है, कोई भी अपनी नीति अपनी जबान से नहीं बोलता। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ बैठ करके मीटिंग करता है, तब अपने व्यक्तव्य रखता है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो बोल दिया। ठीक है, उस बंदे में बोलने की कला नहीं होगी, मैं मानता हूँ उस बंदे में बोलने की कला नहीं होगी। वो बातों से लोगों को लुभा नहीं पाते होंगे, वो अपने प्रभाव बातों का नहीं छोड़ पाते होंगे, पर उनकी नीतियाँ प्रभाव छोड़ती हैं। देश चलाने के लिए प्रवक्तागिरी की जरूरत नहीं पड़ती, देश चलाने के लिए नीतियों की जरूरत पड़ती है। जो कि मोदी सरकार की नीतियाँ बिल्कुल ऐसी होती है जो देश की बर्बादी की कगार पे खड़ी होती है। हर जगह बैंक बेच देना, हर समय बैंकों से हड़प लेना, ऐसे आदमी से आप क्या उम्मीद करोगे? टूल किट मामले पे क्या कहेंगे? टूल किट की लड़ाई चल रही है कांग्रेस और बीजेपी में, जबरदस्त घमासान चल रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो बीजेपी का आज की डेट में एक ही बात जानता हूँ, ये क्या करते हैं, हर समय कुछ छोटे छोटे मुद्दे उठाते हैं।
उन छोटे छोटे मुद्दों को उठा करके कांग्रेस को घेरना शुरू करते हैं। और जबकि वो वाली बात तो आज संबित पात्रा पे खुद उल्टी पड़ चुकी है। तो आप टूल किट मामले में ये खुद ही घिर चुके हैं। तो ये इनको पता ही नहीं होता कि हमें क्या मुद्दा उठाना है, क्या मुद्दा नहीं उठाना। अगर मीडिया निष्पक्ष हो जाए ना 4 दिन के लिए, सिर्फ 4 दिन के लिए मीडिया निष्पक्ष हो जाए, तो इनके आधे से ज़्यादा बंदे तिहाड़ में बैठे नजर आ देंगे, जो इन्होंने कुकर्म कर रखे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये चीज़ समझने की जरूरत है भारतवासियों को। और मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे सुनने वाले लोग असल को सिर्फ साथ दें, सच का साथ दें। ये नहीं कि भक्ति में चूर होकर के, भक्ति में लीन होकर के देश की बर्बादी में अपना योगदान दें। अच्छा, आरबीआई ने फिर से 99 करोड़ रुपया दे दिया भाजपा को, कैसे देखिए 99 लाख करोड़ रुपया है या 99,000 करोड़ है शायद, तो वो आरबीआई के द्वारा मोदी जी ने ट्रांसफर करवा लिया। मोदी जी तो क्या करते हैं, आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी कि जो चीज़ पसंद आ जाती थी भूमि पे, ज़मीन पे, जिनको गुंडों को होटल बनाना होता था, कनपट्टी पे बंदूक रखते थे, ला ये ज़मीन मेरे नाम लिख, नहीं तो गोली खा। आज मोदी जी का भी जो ऐसा पहरा है पूरा का पूरा आरबीआई के ऊपर, तो आज ये वाली बात है कि इनसे जब मन चाहता है आरबीआई का फंड निकाल के यूज़ करना शुरू कर देते हैं। आज इनके जो आंसू हैं, उन आंसुओं का मकसद यही है। आरबीआई का जो इन्होंने फंड लिया है, आज वो फंड क्या करेंगे। 2022 में यूपी इलेक्शन है, उन्होंने तैयारी कर ली यूपी इलेक्शन की। उनको पता था कि भैया हमें यूपी इलेक्शन के लिए पैसा तो चाहिए, अब वो कहाँ से आएगा। आज देश में सोचने की बात है, इतना पैसा जाता कहाँ, लोग अपने बराबर टैक्स दे रहे हैं। महंगाई आप देख रहे हो आसमान छू चुकी है, सरसों का तेल 200 रुपये लीटर हो गया है। आज जिस साल में इतनी महंगाई बढ़ गई है, उसके बावजूद इनका पेट नहीं भरता। ये आरबीआई को नोचने में, लूटने में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद करोगे कि वो देश के भले के लिए कोई काम करेंगे। आरबीआई पूरा बर्बाद हो चुका है। पहले भी मोदी साहब ने 1,76,000 करोड़ रुपये आरबीआई से लिया था 2018-2019 के अंदर। तो आप ये बात यहाँ से लगा लीजिए दादा कि मोदी सरकार का एक ही प्रावधान है कि जब हमारे पास कुछ बेचने को ना बचा हो, जब हमें कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आरबीआई का गला दबाओ और आरबीआई से वसूल लो। अच्छा, एक और सवाल, जहाँ पे कंगना रनावत कहती है कि 1 हफ्ते के अंदर सब ठीक कर दिया, कोरोना केस फिर से कम हो गए, और सब आलोचना करने में लगे हैं, छवि बिगाड़ने में लगे हैं, विपक्ष फायदा उठा रही है इस चीज़ का। देखिए विपक्ष को तो फायदा उठाना आता ही नहीं है। मैं एक छोटी बात बताऊँ, आज मैं विपक्ष का सपोर्ट करता हूँ, पर हमारे देश में विपक्ष जो है वो बिल्कुल विफल है। आज अगर विपक्ष कामयाब होता, विपक्ष मजबूत होता, तो आज मोदी जी इतने ज़्यादा जो प्रमुख लोगों में, अंधभक्तों में घूम पा रहे हैं, वो ना घूम पाते। ना तो विपक्ष को सोशल मीडिया पे काम करना आता है, ना विपक्ष को ग्राउंड पे काम करना आता है, ना नेशनल मीडिया पे उनकी पकड़ है। तो आज कुल मिलाकर के विपक्ष के जीरो होने की वजह से मोदी जी हीरो हैं हमारे देश के अंदर। और जो कंगना रनावत कह रही है छवि की, ये छवि तो देखो खुद ही गिराई थी इन्होंने देश की, और ये खुद ही अपनी छवि गिराते, खुद ही अपनी छवि बनाते हैं। अभी आपको पता होगा ब्लैक फंगस आ गया, अब जो एक नई महामारी आ गई है, उसको भी महामारी घोषित कर दिया गया है। अब उसकी दवाइयाँ मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक होगी। अभी मैं कह रहा हूँ आप कुछ मत करो, आज देश के अंदर पूरे हिंदुस्तान में अगर 10 तो उल्टियाँ लग जाए ना, लोगों को डायरिया की प्रॉब्लम हो जाए, उसकी भी दवाइयों का आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। क्योंकि हमारे देश में काला बाजारी जो करनी होती है, जो बीमारी पता लग जाए ये हाईलाइट हो रही है, पहले फटाफट वो सामान निकाल करके कर लो। फ्रूट वालों ने काला बाजारी करनी शुरू कर दी। एक 20 रुपये का कीवी 80 रुपये का। आप ये बात बताइए, 100 रुपये किलो के धक्के खाने वाले सेब बढ़िया बढ़िया वो 250 रुपये किलो। ये क्या है, फ्रूट वाले हों, दवाइयाँ वाले हों, हर आदमी अपने स्तर पर काला बाजारी कर रहा है। तो जिस देश में काला बाजारी को इतना प्रावधान दिया जाता हो, बढ़ावा दिया जाता हो, उस देश में आप सरकारों से खाली सवाल मत करो। आज सवाल तो आप आम आदमी से भी करो जो इसमें डील करने वाले हैं, क्योंकि उनके मुंह में भी खून लगा हुआ है। आज दवाइयां बेचने वाले जो हैं ये काला बाजारी इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, केमिस्ट वाले हो जाएं या जो पीछे इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो हो जाएं, फ्रूट वाले हो जाएं, हर आदमी अपने स्तर पे काला बाजारी कर रहा है। तो हम सरकारों से क्या उम्मीद करें। सरकार, संबित पात्रा ने साफ कहा सबसे ज़्यादा काला बाजारी तो कांग्रेस ही कर रही है। देखिए कांग्रेस ने काला बाजारी अगर की होती तो कांग्रेस की काला बाजारी से देश को फायदा ही हुआ। आप ये बात बताइए, कौन भूखा मर रहा था, आप ये बात बताइए 2014 से पहले किसके काम धंधे नहीं थे। अगर मैं कहता हूँ ऐसी काला बाजारी जो धंधे देती हो, ऐसी काला बाजारी जो घर घर में रोटी देती हो, ऐसी काला बाजारी जो हर आदमी को जीवन यापन के साधन देती हो, ऐसी काला बाजारी जो हर आदमी को 4 साल में मकान एक लोन पे चाहे खरीदने की क्षमता देती हो, ऐसी काला बाजारी मोदी जी की अमीरी से कहीं बेहतर है। और मोदी जी की जो भ्रष्टाचार की नीतियाँ हैं उनसे कहीं बेहतर है। अगर ये कहते हैं कांग्रेस के भ्रष्टाचार तो कोर्ट में साबित नहीं हो पाए। 2G घोटाले पर इन्होंने कांग्रेस को घेर लिया, वो कोर्ट ने कह दिया कि 2G तो कोई घोटाला ही नहीं है। आप ये बात बताइए, और कलमाड़ी हो कोई भी हो, उनके जितने भी भ्रष्टाचार में नेता लिप्त पाए गए वो तो सब अंदर हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के काल में वो सारे नेता अंदर हैं, और इनके में हर गुजराती फरार है। आप ये बात बताइए, काला बाजारी तो ये करवाते हैं ना। इलेक्शन और सिलेंडर पे भी बोला है कि आपदा में भी अफसर उठा रही है कांग्रेस। कैसे अफसर उठा रही है मतलब?
इंजेक्शन और रेमडेसिविर जो हॉस्पिटल में होना चाहिए वो यूथ कांग्रेस पे मिल रहा है। हाँ तो देखो ना, यही तो सेवा की भावना है। आज यूथ कांग्रेस ने वो सारी चीज़ें जो हैं लोगों को मुहैया कराई हैं। आज श्रीनिवासन जी से दिल्ली पुलिस कहती है कि हमें, आपको बता दूं, क्लीन चिट मिल गई। उनको कोर्ट ने भी बोल दिया श्रीनिवासन जी को कि भैया हमें गलती हो गई, आपकी सेवा भावना है, आप लोगों को फ्री बांट रहे हो और हम उस चीज़ का बिल्कुल समर्थन करते हैं। आप इनके गौतम गंभीर से पूछो ये सवाल, तो जिसके पास इतना इंजेक्शनों का स्टॉक है, एक सांसद होने के नाते, वो तो फिर भी यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे देश के अध्यक्ष हैं। उनके पास तो जगह जगह से सोच रहे हैं, उन्होंने इकट्ठा किया, लोगों को बांटा। कल भी कांग्रेस ने राजीव गांधी जी के प्रोग्राम में कार्यकाल का जो था उनकी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसमें भी दिल्ली के डीपीसीसी के अंदर उन्होंने बहुत सारे सामान, दवाइयाँ, खाने पीने की चीज़ें और जो ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऐसी कई चीज़ें लोगों को मुहैया कराई हैं, एम्बुलेंस अपनी मुहैया कराई हैं। तो आप ये बात बताइए कि वो लोगों ने तो फिर भी खरीद करके लोगों से फ्री बांटा है, और या उनको एमआरपी पे हमने भी उपलब्ध कराया है लोगों को। तो आप ये बात मत कहिए। काला बाजारी तो वो होती है जिसमें आदमी 100 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में बेचता है, और वो काला बाजारी आपको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के शासनकाल में देखने को मिलेगी, कांग्रेस के शासनकाल में नहीं। कांग्रेस के शासनकाल में अगर ये महामारी आई होती तो इस महामारी से बहुत समय पहले दिल्ली बिल्कुल ही बिल्कुल इससे पार हो चुकी होती।